पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय डेली रूटीन की तरह प्रभास को औषधीय चाय और कामोत्तेजक औषधि देने मैट्रिक्स प्लाजा गया था। वहां से निकलते वक्त उसे गुंजन मिली, जिसने उसे स्टूडेंट गैथरिंग के बारे में बताया। गुंजन के बताए अनुसार वो सैम को गैथरिंग लोकेशन शाइनिंग होटल पहुंच गया था। अब आगे। यार विजय, तुम अभी भी पहले की तरह हो, बिल्कुल नहीं बदले। हाय, तुम्हारे ये इतने महंगे कपड़े, वैसे तुमने इन्हें कहां से खरीदा? एक मॉल या फिर एक रेहड़ी? हाँ। सोनू ने विजय के सामने खड़े होकर उसे सिर से लेकर पैर तक देखा और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी जो यह बयां करने के लिए काफी थी कि वो विजय की जो हालत थी उस पर बहुत खुश था। विजय के एक्सप्रेशन कार्म थे। अब वो स्कूल टाइम वाला विजय नहीं था जो इतनी आसानी से भड़क जाता। इसके उल्ट उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसके शांत भाव देख सोनू थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछना जारी रखा। विजय, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम कैसे गए और तुम अभी कौन से स्कूल में जा रहे हो? विजय ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने कोई एग्जाम्स नहीं दिए और इसके अलावा मैं बहुत पहले ही स्कूल छोड़ चुका हूं। सोनू स्तब्ध रह गया और बाद में उसकी आंखों में एक उपहास भरी लहर दौड़ गई। उसने आह भरी और दुख जताने का नाटक किया और कहा, ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे ग्रेड के साथ तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, लेकिन एक तरह से यह तुम्हारे लिए भी अच्छा है। कॉलेज की फीस काफी महंगी है, इसलिए तुम्हारे लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल होता। उसने जानबूझकर अपनी आवाज बढ़ा दी थी ताकि कमरे में मौजूद सभी लोग सुन सकें। तुरंत सभी की अभिव्यक्ति में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। हालांकि विजय के ग्रेड उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके ग्रेड के बेसिस पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल नहीं था। अगर उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो फ्यूचर में उसके लिए पैसे कमाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती। लेकिन अब जब उसने ऐसा नहीं किया तो उन सभी को लगा कि उसका फ्यूचर बर्बाद होना तय था। अब वो केवल एक ही काम कर सकता था, वो था अलग अलग छोटे मोटे मजदूरों वाले काम करना। इसके अलावा उससे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ओह, लेकिन अब तुम किस तरह का काम कर रहे हो? सोनू ने फिर पूछा। मैं काम नहीं कर रहा हूं, विजय ने उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओह, तो तुम कोई काम भी नहीं कर रहे हो? सोनू ने अपने शब्दों को खींचा और तुरंत एक उपहास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। इस वक्त उसे अपने दिल में एक ठंडक महसूस हो रही थी, क्योंकि ग्रेड्स की वजह से वो हमेशा क्लास में उससे पीछे रहा था और विजय जैसे एक पहाड़ी लड़के से किसी भी मामले में पीछे रहना उसे कतई मंजूर नहीं था। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान ने उसे अमरता का कोई वरदान दे दिया हो। विजय ने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। जहां तक उसकी बात है, उसे नूह जिले की सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों में से एक गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। विजय, मुझे यकीन है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मुझे गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। किसने सोचा होगा? सोनू ने शरारत भरे अंदाज में कहा। क्या ऐसा है? विजय ने उसी शांत लहजे में जवाब दिया। फिर वो उसे इग्नोर कर रूम के चारों ओर देखने के लिए आगे बढ़ा और कहा, सॉरी यार, मुझे किसी से मिलना है तो मैं चलता हूं। इसके बाद वो तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। सोनू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हम्फ, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम एक मजदूर हो, सिर्फ एक छोटे से पहाड़ी गांव के किसान के बेटे। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ मजदूरी लिखी है, सिर्फ मजदूरी। विजय ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो रुका नहीं और उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना जारी रखा। फिर वो एक टेबल के पास पहुंचा जहां उसे देख एक लंबा पतला लड़का खड़ा हुआ और खुश होते हुए बोला, हे विजू, यार कितने दिन बाद मिले हो। मैंने तो लगभग तुम्हें 3 साल से नहीं देखा। सॉरी यार तुषार। विजय ने अपने हाथ खोले और उसे गले से लगा लिया। इस लड़के का नाम तुषार आस्तिक था। वो जूनियर हाई स्कूल में विजय के कुछ अच्छे दोस्तों में से एक था। ये सोनू एक नंबर का कमीना है। उसने जो कहा तुम उन बातों पर ध्यान मत देना। वैसे यार, तुमने किसी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया और बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दी? ऐसा क्यों? तुषार ने उसके लिए थोड़ा बुरा फील करते हुए पूछा। तुम्हें तो पता है यार, मैं पढ़ाई में उतना भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल से निकाले जाने के बाद कहीं और एडमिशन नहीं लिया। फिर विजय ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, चलो
मेरे बारे में छोड़ो और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? तुमने कहीं लिया एडमिशन? तुषार ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, यार, मेरी स्थिति को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या बात है? विजय ने जल्दबाजी में पूछा। तुषार ने एक सांस ली और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अनजाने में उसकी आंखें रूम के दरवाजे की ओर मुड़ गईं और वो मौके पर ही जम गया। उसे कुछ ना बोलता देख विजय ने उसकी नजरों का पीछा किया और दरवाजे से आते दो लोगों को देखा। बाईं ओर एक लंबा सुंदर लड़का था जो एक टॉप ब्रांड का बिजनेस सूट पहने हुए था। उसकी उपस्थिति असाधारण थी। और उसकी दाईं ओर एक लंबी लड़की थी जो चेहरे पर भारी मेकअप पोते हुए थी, लेकिन उसने भी एक टॉप की ब्रांड ड्रेस पहनी हुई थी। अंदर आते समय दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। उन दोनों को देख रूम में मौजूद सभी लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और उनका अच्छे से वेलकम किया। विजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस लड़के का नाम मोहित था। उसका रूप न केवल अलग था, बल्कि वो क्लास में सबसे हैंडसम लड़का था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रांग था। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक अमीर बाप की औलाद थी। मोहित स्कूल में एक प्रभावशाली लड़का था, लेकिन विजय उसे लगभग भूल चुका था कि उस जैसा बंदा भी कोई दुनिया में एग्जिट्स करता है। और उसके बगल में चल रही लड़की का नाम अंजलि था। अगर उसे सही ढंग से याद है तो जूनियर हाई स्कूल में तुषार और अंजलि रिलेशनशिप में हुआ करते थे। यह याद आते ही विजय ने तुरंत तुषार की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में खड़ा था। तुषार की आंखें धुंधली लग रही थीं जब उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों कुछ समय पहले ही अलग हो गए थे? मैं सिर्फ एक गरीब फटीचर हूं ना, तो भला उसे जैसे अमीर लड़के से मैं क्या बराबरी करूंगा? और सबसे दुखभारी बात तो यह है कि मैं उसी की कंपनी में काम कर रहा हूं। तुम उसे मेरा बॉस भी कह सकते हो। इसी के साथ तुषार ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा उदास दिखने लगा। विजय थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस आम थी। थोड़ी देर तक हंगामा चलता रहा। सभी लोग मोहित के आसपास थे और उसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, विशेष रूप से लड़कियां जो उसे एडमिरेबल नजरों के साथ देख रही थीं। मोहित जन्म से ही हैंडसम और अमीर था, इसलिए वो वास्तव में कई लड़कियों का क्रश भी था। उसके आसपास भीड़ को तितर बितर होने में कुछ समय लगा। इस बीच विजय और तुषार कोने में बैठ गए और अपनी बातचीत जारी रखी। कमरे में खूब हंगामा मच रहा था। उनमें से कुछ उच्च उत्साह में थे, डींग मार रहे थे और ग्रेड और वर्किंग लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स का प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी और वो चुप बैठे रहे। जो लोग उत्साह से भरे हुए थे वो थे जिन्हें एक अच्छी जॉब मिली या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। उनका रवैया किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं था। कुछ देर बाद अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और रूम के अंदर एक सुंदर लड़की आती हुई दिखाई दी। ये कोई और नहीं, गुंजन थी। उसने एक काले रंग की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी पतली और सुंदर आकृति को दर्शा रही थी। इसने उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा दिए थे। इसके अलावा उसने हाई हील्स पहनी हुई थी जो उसके पतले मुलायम पैरों को और भी लंबा बन रही थी। जैसे ही वो आई, पूरे कमरे में फिर से हंगामा मच गया। सब लड़कों की नजरें उसके शरीर पर टिकी थीं। गुंजन, तुम यहां हो? जूनियर हाई स्कूल में गुंजन फेमस ब्यूटीज में से एक थी। वो गुड लुकिंग के साथ फैशनेबल थी और क्लास में कई लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। गुंजन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, यहां बैठ जाओ। सोनू भी अपने चेहरे पर एक चौकस नजर के साथ उसके पास चला आया। उसकी पैनी नजरें गुप्त रूप से गुंजन के नाजुक शरीर के उभरे हुए हिस्सों को निशाना बना रही थीं। उसकी नजरों को देखते हुए और भी भंवरे फूल के इर्द गिर्द मंडराने आ गए। गुंजन, तुम यहां बैठ जाओ, कई लड़कों ने साहस दिखाते हुए पूछा। नहीं गुंजन, तुम यहां बैठो। अचानक मोहित खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसके इन शब्दों को सभी लड़कों ने सुना तो उनमें से कई तो दंग रह गए और कई लड़के इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे और बाद में उन सभी की नजरें अंजलि पर जाकर रुकी जो उसके बगल में बैठी हुई थी। अंजलि के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इस दृश्य को देख तुषार थोड़ा परेशान लग रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहित कोई बढ़िया इंसान नहीं है। उसके पहले भी कॉलेज में कई अफेयर्स रह चुके हैं
और अभी भी वो कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन तुमने नहीं माना। अब देख लो अपनी आंखों से कि वो कैसा इंसान है। तू कमीने, कुत्ते की औलाद। मोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जब मोहित ने यह कहा तो तुषार की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने महसूस किया कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में कभी भी मोहित के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। मोहित भी अभी उसके मुंह लगकर अपनी रेप्यूटेशन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुड़ा और फिर से गुंजन से मुस्कुराते हुए कहा, गुंजन आओ, तुम हमारे पास बैठ जाओ। गुंजन ने उन सभी को केवल एक मंद नजर से देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उसकी आंखों की पुतलियां पूरे कमरे को स्कैन करने लगी। जब उसने विजय को कोने में बैठे देखा तो वो अचानक मुस्कुरा दी और सीधे उसकी ओर चली गई। सभी लोग मौके पर ही जम गए और उन सभी का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। मोहित की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके अंदर गुस्से और जलन का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कमरे में मौजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सभी दृश्यों का आनंद ले रहे थे। इस वक्त उन सभी की नजरें विजय की ओर बढ़ती हुई गुंजन पर टिकी हुई थीं और वो सभी आगे का शो देखने का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्या होने वाला है अब इस स्टूडेंट गैदरिंग पार्टी का नतीजा जानने के लिए हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ पढ़ा कि स्टूडेंट गैदरिंग में विजय अपने एक पुराने दोस्त से मिला जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था और उसी के कंपनी बॉस के साथ रिलेशनशिप में थी। तभी वहां गुंजन की एंट्री होती है, जिसे देख सभी उसके आसपास भंवरों की तरह मडराने लगते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी को भाव दिए बिना सीधा विजय की ओर बढ़ने लगती है। अब आगे विजय और तुषार दोनों ही गरीब परिवारों से आते थे, तो इसलिए सभी लोगों ने सोचा कि गुंजन बस वहां बैठने जा रही थी। उसने शायद देखा होगा कि पूरे रूम में उन्हीं के पास एक खाली टेबल है, तो इसलिए उसने वहां बैठने का फैसला किया होगा। एक ही समय में बहुत से लड़के अपनी सीट बदलने के बारे में सोचने लगे और खड़े हो गए, लेकिन तभी उन्होंने गुंजन को सीधे विजय की ओर चलते देखा। विजय, तुम बहुत जल्दी आ गए। उनके पास बैठते हुए गुंजन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अंतरंग थी। इस वक्त उन्हें देख रहे सभी लड़कों की आंखें हैरानी से फटकर उनके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं, मानो जैसे उन सभी को एक साथ बिजली का झटका लगा हो। लड़कियां भी उलझन में थीं और उन सभी के चेहरे की अभिव्यक्ति से अविश्वास साफ झलक रहा था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हो? एक लड़की ने बड़बड़ाया। गुंजन जैसी एक बला की खूबसूरत लड़की को सीधा विजय के पास जाते देख और उन दोनों को किन्हीं पुराने बेस्ट फ्रेंड्स की तरह आपस में बातें करते देख किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय सिर्फ एक पहाड़ी गांव का एक गरीब लड़का था जिसने ना कॉलेज में एडमिशन लिया और ना ही वो कोई जॉब करता था, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। गुंजन जैसी सुंदरता की तो बात ही छोड़िए, एक औसत लड़की भी ऐसे व्यक्ति की ओर एक पलक भी ना झपकाए। आखिर यहां चल किया रहा था, सभी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। मोहित भी अपनी जगह किसी मूर्ख की तरह खड़ा था जिसके चेहरा काला पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वापस बैठ गया। जहां तक सोनू की बात है, वो अपनी जगह पर किसी मूर्त की तरह जम गया था और उन दोनों को अंतरंग रूप से बातचीत करते देख उसका रंग धीरे धीरे हरा और चेहरा पीला पड़ रहा था। आखिर यहां क्या हो रहा है? ये सवाल वो खुद से पूछे बिना रह नहीं पाया। जहां तक उसकी बात थी, वो विजय से हर चीज में बेहतर था, चाहे वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से हो या फिर फैमिली बैकग्राउंड, वो विजय से प्रत्येक एंगल से लाख गुना बेहतर था। फिर गुंजन ने उसकी जगह विजय जैसे एक फटीचर कचरे के बगल में बैठना क्यों चुना, वो इसी उलझन में विचलित हुआ जा रहा था। जब उसके दिल में जलन और गुस्सा ज्यादा बढ़ने लगा तो उससे रहा नहीं गया और अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए आगे बढ़ा और विजय की ओर इशारा करते हुए तेज आवाज में बोला, गुंजन, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? गुंजन ने गुस्से में अजीब सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब जाओ और यहां से दफा हो जाओ। तुम? सोनू का एक पल के लिए चेहरा विकृत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह एक बेकार कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं? ना ये कोई जॉब करता है, ना ही इसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, फिर तुम इस तरह के व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हो? गुंजन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं उसे पसंद करती हूं या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा
तुम किसी को बेकार कहने के योग्य नहीं हो। क्या मैं योग्य नहीं हूं? हाँ हाँ, और भला मैं कैसे योग्य नहीं हूं? यह एक गरीब भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं है, तो ऐसा कहने में क्या गलत है? भविष्य में यह केवल मेरे जूतों को चमकाने के योग्य होगा। सोनू गुस्से में चिल्लाने लगा। इतनी कड़वी बातें सुन वहां मौजूद सभी लोग विजय के लिए बुरा महसूस करने लगे। भले ही उन्हें पता हो कि विजय का फ्यूचर बर्बाद है, लेकिन वो सामने से उसे ऐसा कभी नहीं कहते। चाहे कुछ भी हो, विजय था तो उनका क्लासमेट ही। उनमें से कुछ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को तो सोनू पर गुस्सा भी आने लगा था। गुंजन की भौहें कांप उठी और अचानक गुस्से में खड़ी हुई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह एक झननाटेदार थप्पड़ था जिसने सोनू के कानों को एक पल के लिए सुन तक कर दिया था। अविश्वास में उसने अपने गाल पर हाथ रख गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बी टीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपना हाथ उठाया और गुंजन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। गुंजन का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि सोनू का थप्पड़ उसे लगता, अचानक एक हाथ उसकी कमर में कस गया और उसे पीछे खींचते हुए एक दूसरे हाथ ने सोनू के हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। गुंजन ने जब अपना सिर ऊपर घुमाया तो उसने खुद को विजय की बाहों में पाया। खुद को उसकी बाहों की गिरफ्त में देख उसका चेहरा किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। ये देख सोनू की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ, तुम दोनों सिर्फ कुत्तों की एक जोड़ी से ज्यादा नहीं हो। इसी के साथ उसने अपनी कलाई को विजय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कितनी भी ताकत क्यों न लगा रहा हो, फिर भी विजय की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही संघर्ष करने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया था और तब जाकर उसे पता चला कि विजय की पकड़ किसी स्टील क्लैंप की तरह थी जिसकी पकड़ से छूटना लगभग नामुमकिन था। यह कमीना इतना मजबूत कैसे है? सोनू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। फिर उसने विजय का मजाक उड़ाया और कहा, बेटे मुझे जाने दे, अगर मुझे चोट लगी तो तेरे जैसा भिखारी मुझे कंपनसेशन फीस भी नहीं दे पाएगा। विजय ने एक डेविल स्माइल दी और एक जोरदार लात उसकी दोनों टांगों के बीच मारी। लात के लगने से सोनू थोड़ी दूर जाकर गिरा। उसके नीचे गिरने से शायद फर्श में भी कुछ दरारें आ गई थीं। आह! सोनू की एक जोरदार चीख पूरे रूम में सुनाई दी। अपनी दोनों टांगों की जगह को ढकते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक लात के साथ पाताल लोक में पहुंच गया था। तू कुत्ते के बच्चे, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जमीन से उठा और अपनी टांगों के बीच में हाथ रख विजय की ओर उसे मारने के लिए दौड़ा। भले ही उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो विजय को बिना सबक सिखाए ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, जो उसके उसूलों के खिलाफ भी था। सोनू शांत हो जा यार, हम सभी क्लासमेट्स हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, हम सभी क्लासमेट्स हैं। बहस करना बंद करो और अपना झगड़ा यहीं खत्म करो। उसी समय कई स्टूडेंट्स सोनू को वापस पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उसे मनाते हुए रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर यह झगड़ा ऐसे ही जारी रहा तो स्टूडेंट गैदरिंग निश्चित रूप से बर्बाद समझो। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। कुछ समय बाद और भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो गए और वो सभी सोनू को रोकने की कोशिश करने लगे। इतने स्टूडेंट द्वारा रोके जाने पर भी सोनू उनका विरोध करते हुए आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। ऐसे ही कुछ देर संघर्ष करने के बाद वो आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने विजय और गुंजन को बारी बारी से खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए उन सभी लोगों पर चिल्लाया। अंत में उन लोगों की पकड़ से छूटने के बाद उसने अपने होंठ चबाते हुए गुस्से में कहा, गुंजन, सच में तू इस जैसा कचरा ही डिजर्व करती हैं। गंदी नाली की पैदाइश ही एक दूसरी गंदी नाली की पैदाइश की फीलिंग्स समझ सकती हैं। इसके बाद उसने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और वहां से मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी विजय ने तुषार की ओर कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझ तुषार ने अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। अचानक सोनू लड़खड़ाया और सीधे जाकर एक कुर्सी से जा टकराया और उसका माथा एक टेबल के कोने से जाकर लगा। चोट लगने से उसका माथा किसी बैगन की तरह सूज गया था। किसी कुत्ते ने मुझे मारा, सोनू ने अपना माथा ढकते हुए चिल्लाया। वो इस वक्त गुस्से में किसी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था
और इधर उधर उग्रता से देखने लगा। हर कोई थोड़ी देर के लिए दंग रह गया और उनके चेहरों का भाव थोड़ा अजीब हो गया और वो इस वक्त सोच रहे थे कि भला इसे कौन मारेगा। वो खुद ही था जो यहां से मुड़कर जा रहा था, शायद फिसलकर या फिर किसी चीज से टकरा कर गिर गया होगा। विजय, पक्का तूने मुझे गिराया होगा। सोनू ने अंत में विजय की ओर गुस्से में देखा। विजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। यार सोनू, तू भी कमाल करता है। मैं तेरे से इतना दूर खड़ा हूं और तू कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सब मैंने किया। क्या मजाक है? तू कुत्ते। सोनू का एक बार फिर गुस्सा भड़क गया। ठीक है, इतना ही काफी है, झगड़ा बंद करो। तुम दोनों को इसे रोकने की जरूरत है, आसपास के बाकी स्टूडेंट्स ने उन्हें कहा। सोनू ने गुस्से में दांत भींचे और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसने अपना एक हाथ टांगों के बीच वाली जगह पर और दूसरा माथे पर रखा, लेकिन उसने मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ाए होंगे कि तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और वो एक बार फिर से नीचे गिर गया। ओ, FCK, इस बार कमीना कौन है? इस बार उसके माथे के दूसरी तरफ चोट लगी और वो हिस्सा भी सूजने लगा था। इसके अलावा उसके चश्मे दूर जाकर गिरे और टुकड़े टुकड़े हो गए। हर किसी की अभिव्यक्ति और भी विचित्र हो गई। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सभी साफ साफ देख पा रहे थे कि वो अभी खुद ही चलते चलते अचानक से गिर गया और अब दोष किसी और पर लगा रहा था। उनमें से कई लोगों ने तो हंसी काबू करने के लिए अपना मुंह ढक लिया था। सोनू ने जब उन सभी के चेहरों को देखा तो उसने खुद को अपमानित महसूस किया। फिर उसने अपनी सीट पर वापस जाना सही समझा। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया था। इस समय कमरे में सभी की नजरें विजय और गुंजन पर केंद्रित थीं। दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे और इस तरह के रोमांटिक मोमेंट्स तो केवल कपल्स के बीच ही होते थे। कमरे में मौजूद हर किसी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गुंजन जैसी बला की खूबसूरत लड़की ने विजय को चुना था। सभी लड़कों की आंखें जलन से लाल होने लगीं और उनका दिल टूटने की आवाजें पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी, क्योंकि सभी एक गहरी अफसोस भरी आह छोड़ रहे थे। क्या सोनू अपना अपमान सह इतनी आसानी से चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो कुछ और प्लानिंग कर रहा था? आखिर क्या होने वाला है अब इस स्टूडेंट गैदरिंग का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि गुंजन के विजय के पास बैठने और उससे बातें करने से सोनू को जलन होने लगी थी, जिसके चलते वो उनके पास गया और विजय का मजाक उड़ाने लगा। गुंजन से यह सहन नहीं हुआ तो उसने सोनू को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। गुस्से में अपना बदला लेने के लिए सोनू ने भी उल्टा उसे एक थप्पड़ मारा, लेकिन विजय ने आखिरी क्षण में उसे थप्पड़ लगने से बचा लिया और उल्टा एक लात सोनू को मारकर उसका पूरी क्लास में मजाक बना दिया था। अब आगे, एक बार जब विजय ने गुंजन की आंखों में देखा तो उसे कुछ एहसास हुआ। फिर उससे अलग हटते हुए वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गुंजन के चेहरे पर अभी भी लालिमा छाई हुई थी। विजय समझ चुका था कि गुंजन को उसमें रुचि होने लगी थी। विजय ही नहीं, अगर कोई पागल भी उसका चेहरा देखता तो वो भी यह समझ सकता था। हालांकि गुंजन थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो दयालु थी। वो ये भी बता सकता था कि वो अभी भी वर्जिन थी। वो निश्चित रूप से उस तरह की लड़कियों में से नहीं थी जो पैसों के लिए अपना जमीर और इज्जत दोनों बेच सकती थी। विजय ने जैसा उसके बारे में पहले सोचा था वो उससे अलग थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक अच्छी दोस्त के अलावा कुछ और नहीं थी। अचानक तुषार ने अपना मुंह खोला और बात की, विजय तुम दोनों। उसने उन्हें मूर्खता से देखा। नहीं, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। फिर विजय ने जवाब दिया, नहीं यार, जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, गुंजन ने भी कहा। ओ, तुषार ने दोनों की ओर देखा और समझदारी से सिर हिलाया। तुम लोग भले ही अभी कोई कपल नहीं हो, लेकिन कौन कह सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो, है ना? विजय कुछ समय के लिए अवाक रह गया। तुषार ने फिर हंसते हुए कहा, यार मैं मजाक कर रहा था, अब ऐसा चेहरा मत बनाओ। इसके बाद उसने विजय को बगल से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, यार तूने बताया नहीं कि तू गुंजन से कैसे मिला और वो कैसे तुझ पर लट्टू है। तू तो इसके बारे में जानता ही है कि गुंजन कभी हमारे स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक थी। वो बस हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन माही से थोड़ी कम थी। फिर वो तुम्हारे साथ कैसे? विजय ने जवाब दिया, अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कहा ना, वैसा कुछ नहीं है।
ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन वो तो तुम्हारे ऊपर फायदा दिख रही है। तुम्हें मुझे कोई ट्रिक बतानी होगी ताकि मैं भी अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकूं और उसे अपने ऊपर फायदा करवा सकूं, तुषार ने हंसते हुए कहा। विजय के पास कोई ट्रिक नहीं थी। वो भला उसे कैसे बताता कि यह सब किसी ट्रिक का नहीं बल्कि मैट्रिक्स प्लाजा और प्रभास को जानने का नतीजा था। फिर वो सीधा बैठ गया और कुछ बोलने ही वाला था कि उसने तुषार को किसी मूरत की तरह जमते देखा और उसकी आंखों का पीछा करते हुए सीधा दरवाजे की ओर देखा। इतने में पूरा कमरा खामोश हो गया और माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। विजय भी कुछ हद तक दंग रह गया था। जब उसने दरवाजे की ओर अपना सिर घुमाया था तो उसने दरवाजे से एक आकृति को अंदर आते देखा। यह आकृति एक ऐसी लड़की की थी जो बेहद खूबसूरत थी। न केवल वो सुंदर थी बल्कि उसकी महिला जैसी शारीरिक बनावट ध्यान देने योग्य से कहीं अधिक थी। वो एक सफेद वन पीस ड्रेस में थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। दूसरी ओर उसके चेहरे पर एक चमकदार चमक थी और ऐसा लग रहा था कि सभी रोशनियों के नीचे उसके चारों ओर बादलों की एक परत तैर रही थी, मानो वो किसी सपने से आई परी हो। उसका रूप असाधारण रूप से सुंदर था और उसकी आकृति और भी अधिक सुंदर थी। यह ऐसा था जैसे उसके पास एक परी का चेहरा और एक शैतान का सिलहूट था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माही थी, जो विजय के साथ क्लास 1 से ही साथ में पढ़ी थी। आहाना और गुंजन जैसी खूबसूरत लड़कियों के देखने के बावजूद भी विजय इस समय उसकी सुंदरता देख दंग था। अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो आहाना, गुंजन, अवनी और माही के बीच कोई अंतर नहीं था। यह कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं। जहां तक माही की बात है, केवल एक शब्द ही उसका वर्णन कर सकता था, वो एक गॉडेस थी। शायद वो गॉडेस के स्तर से भी परे थी। सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। माही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो चमक रही थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आकर्षक थी। वो एक उज्जवल चंद्रमा की तरह थी जिसने आकाश के सितारों को अपनी चमक खोने के लिए मजबूर कर दिया हो। उसके हर कदम के साथ उसकी व्हाइट स्कर्ट हवा में उछल रही थी। वो विशेष रूप से स्वर्गदूत लग रही थी क्योंकि इस वक्त उसके चारों ओर एक आकर्षक आभा फैली हुई थी। रूम में मौजूद हर कोई, लड़के और लड़कियां दोनों ही उसे बिना पल के झपकाए एकटक देख रहे थे। उसकी सुंदरता ने वहां मौजूद सभी लड़कों के दिलों को छलनी कर दिया था। जहां तक लकड़ियों की बात थी, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थीं कि वो बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें शर्म महसूस हुई। दूसरी ओर लड़के गुंजन के आने पर उतने उत्साही नहीं थे जितने माही के आने पर थे। उनकी टकटकी उत्साहपूर्ण थी, लेकिन उनके भाव कुछ हद तक संयमित थे। विजय उन सभी की भावनाओं को समझ सकता था। माही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो उसका पीछा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी आभा ने ही कई लड़कों को शर्मिंदा कर दिया था। गुंजन की तुलना में जो सेक्सी और स्टाइलिश थी, वो थोड़ी ढीली थी। हमने बस 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है और माही और भी अधिक खूबसूरत हो गई है, तुषार आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उसकी नजरें थोड़ी उत्साहपूर्ण थीं, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस ले लीं। वो जानता था कि माही उसकी पहुंच से परे थी। भला उस जैसी बला की खूबसूरत लड़की उसके साथ कोई रिश्ता क्यों रखती। एक पल के बाद विजय ने भी अपनी नजरें पीछे हटा लीं। उसका हाव भाव कुछ नरम था। उसने कई खूबसूरत लड़कियों को देखा था और इतने लंबे समय तक आहाना के साथ रहने के बाद वो दूसरों की तुलना में उतना अधिक उत्साह में नहीं था। विजय, क्या माही भी तुम्हारे साथ नंबर 1 हाई स्कूल में थी? तुषार ने पूछा। हाँ, विजय ने सिर हिलाया। नंबर 1 हाई स्कूल में विजय 7th क्लास तक पढ़ा था। उस समय भी माही स्कूल की क्यूट लड़कियों में से एक हुआ करती थी। वो अनगिनत लड़कों की क्रश थी। उनकी नजरों में वो एक देवी से कम नहीं थी। एक अफवाह यह भी थी कि तनवीर ने भी उसका पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे कोई घास तक नहीं डाली थी। उस समय विजय अक्सर उसके बारे में बातें सुना करता था, लेकिन वो एक क्लास में नहीं थे तो वो उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था। माही! कई लोग खड़े हुए और उसका वेलकम किया। माही धीरे से मुस्कुराई और उन्हें देखकर सिर हिलाया। वो सुंदर थी, लेकिन उसमें वो घमंड नहीं था जो अधिकांश खूबसूरत लड़कियों में होता था। वो मिलनसार थी और कोई फर्क नहीं पड़ता
कि वो क्या कर रही थी या वो किससे बात कर रही थी, वो हमेशा बहुत अच्छी थी। माही, तुम यहाँ हो, आओ और यहाँ बैठ जाओ। मोहित खड़ा हुआ और जोर जोर से पुकारने लगा। वो माही को लालसा भरी नजरों से देख रहा था। जब अंजलि ने यह देखा तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। फिर उसने माही की ओर देखा, उसकी नजरों में जलन साफ दिख रही थी। माही ने जब मोहित की आवाज सुनी तो उसने उस ओर देखा और उसकी भौहें थोड़ी फीकी पड़ गईं। एक पल बाद वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, इट्स ओके, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा, वो तेजी से मुड़ी और विजय की टेबल की ओर बढ़ गई। रूम में मौजूद सभी टेबल्स में से एक विजय की टेबल ही खाली थी, इसीलिए उसने वहां बैठने का फैसला किया था। अचानक मोहित के चेहरे पर भाव बदल गए। उसका चेहरा शर्मिंदगी से डूब गया। धिक्कार है, वो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो मुझसे बेहतर है। वो खुद से बड़बड़ाया और अपने चेहरे पर असंतुष्ट भाव के साथ बैठ गया। उसी समय सभी लड़कों ने भी यह देखा और उन सभी की नजरों में विजय के लिए प्रशंसा और जलन दोनों स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्लास की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां एक ही टेबल पर बैठी थीं। यहां तक कि केवल उन्हें देखना भी एक सुखद दृश्य था। माही भी अब तक उनकी टेबल पर बैठ चुकी थी। फिर उसने टेबल के चारों ओर अपनी नजर डाली। वो थोड़ी हैरान रह गई। यह तो गुंजन है, लेकिन उसके बगल का लड़का थोड़ा अपरिचित लगता है। ओह ठीक है, वो विजय होना चाहिए, लेकिन यह अजीब है, गुंजन और विजय एक साथ क्यों बैठे हैं? उनके बारे में उसकी धारणा के आधार पर विजय उल्लेखनीय नहीं था और केवल एक साधारण लड़का था। भले ही उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो केवल विजय और गुंजन को देख धीरे से मुस्कुराई। बदले में विजय ने भी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। दूसरी ओर तुषार बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहा था। फिर उसने जल्दबाजी में हाथ हिलाया और कहा, हाय माही। कुछ समय बाद एक के बाद एक कुछ और लोग आए और विजय की टेबल पर बैठ गए। उन सभी को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि विजय और माही एक साथ बैठे थे। रूम में एक बार जब सभी आ गए तो क्लास मॉनिटर विशाल और नैना एक साथ आगे आए। उन्होंने कुछ ऑर्डर किया और थोड़ी देर बाद सभी की टेबल्स पर अच्छी अच्छी डिशेस रखी हुई थी, जो देखने में बहुत लजीज और स्वादिष्ट लग रही थी। सभी ने कुछ देर खाना खाया तो कुछ लोग उठकर इधर उधर घूमते हुए अलग अलग टेबलों पर जाकर गपशप करने लगे और उन सभी के साथ ड्रिंक्स करने लगे। माही के कारण अधिकतर लड़कों की नजरें आपस में बातें करते हुए विजय पर टिकी हुई थी। उनमें से कई लड़के तो उठकर विजय के पास गए। विजय, ये लो और आज हमारे साथ पियो। हाँ विजय, एक ग्लास तो मेरे साथ भी बनता है। विजय उन सभी को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक के बाद एक ग्लास लगातार ड्रिंक्स करना जारी रखा। लेकिन विजय के भावों को सामान्य देख गुंजन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज्यादा ड्रिंक्स करने की वजह से विजय के चेहरे के भाव तक नहीं बदल रहे थे। इसलिए उसने विजय को रोकते हुए कहा, विजय अब बस बहुत हुआ, पीना बंद करो। यह लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, मुझे नशा नहीं होने वाला, चाहे मैं कितना भी ड्रिंक क्यों ना कर लूं, विजय ने शांत भाव से कहा। या विजय, तुम कर सकते हो। मैं हमेशा से जानता था कि तुम ड्रिंक्स में बहुत अच्छे हो। चलो अब इन सभी को दिखा दो। उन लड़कों की भीड़ में से एक ने विजय को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा, क्या विजय, ओवर ड्रिंक हो जाएगा? या फिर वो जैसा कह रहा था कि उस पर ड्रिंक्स का कोई असर नहीं होता, वो सच था? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि होटल रूम में माही नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो एक बला की खूबसूरत लड़की थी। वो वहां मौजूद हर एक लड़के की दिलों की रानी या फिर क्रश थी। पूरे रूम में विजय की एकमात्र खाली सीट देख माही उसी की टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं। इसी जलन में कई लड़के विजय को ग्लास पर ग्लास ड्रिंक पिलाने लगते हैं। अब आगे 1 गिलास, 2 गिलास। विजय को नहीं पता था कि उसने कितने ग्लास और कितनी बोतलें खाली कर दी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदले थे। दूसरी ओर जिन लड़कों ने उसके साथ ड्रिंक की वो काफी नशे में धुत हो गए थे। विजय, तुम अच्छे हो, अब हम इसे यहीं खत्म करते हैं। उन लोगों ने आखिरकार डर महसूस किया। अब वो और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते थे।
ये पहली बार था जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इतना ड्रिंक कर सकता था। माही सहित जो लोग उनकी टेबल पर बैठे थे वो सभी स्तब्ध रह गए। विजय ने अकेले ही अल्कोहल की 8 से 9 बोतल खत्म कर दी थी, तो उन्हें इस बात को पचाने में वक्त लग रहा था। बस इतना ही दम था। हट यार, तुम लोग भी खुद को मर्द कहते हो। अब उन्हें भड़काने की बारी विजय की थी। हाँ बेशक हम हैं। इस वक्त माही, गुंजन और बाकी सभी लड़कियां उन्हें ही देख रही थीं, तो वो लोग उनके सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकते थे, इसलिए उन्हें विजय के साथ और पीने के लिए सहमत होना ही पड़ा। वो सभी रेड वाइन पी रहे थे। एक औसत व्यक्ति के लिए यदि वो शराब की 2 बोतलें पीते हैं तो वो थोड़ा असहज महसूस करने लगेंगे, लेकिन 1-2 बोतलें और पीने के बाद वो नशे में धुत हो जाएंगे और उन्हें अपनी जिद छोड़ वहां से भागना ही पड़ेगा। इतना बुरा नहीं है। तुषार ने विजय की छाती थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतने तगड़े शराबी भी हो। नहीं यार, बस ऐसे ही कभी कभी पी लेता हूं। विजय ने वाइन का गिलास नीचे रख दिया और आराम से जवाब दिया, नाइस। तुषार ने उसे थम्स अप किया। विजय ने अपनी ड्रिंकिंग कैपेसिटी को दिखाकर बाकी सभी लड़कों को भी डरा दिया था। इसके बाद उसे किसी ने डिनर करते वक्त परेशान नहीं किया। इस तरह विजय ने चुपचाप खाना खाया और समय समय पर केवल तुषार, गुंजन और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ बातचीत की। गुंजन ने भी कुछ शराब पी थी और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। ज्यादा तो उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अब वो थोड़ी चंचल हो गई थीं। जब भी वो टेबल पर किसी को एक मजेदार कहानी सुनाती तो वो खिलखिलाकर विजय की ओर झुक जाती। यह देख सभी लड़कों को थोड़ी जलन होने लगती, लेकिन वो केवल अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक उन लोगों ने डिनर किया तब तक रात के 8 बज चुके थे। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी तो क्लास मॉनिटर ने एंजॉयमेंट के लिए बार जाने की प्लानिंग की और इस पर सभी ने सहमति भी दिखाई। ठीक है, फिर यह तय रहा, हम बार चलेंगे। मॉनिटर विशाल ने ताली बजाई और कहा। एक पल कुछ सोचने के बाद उसने आगे कहा, मुझे याद है कि पास में एक है, चलो वहां चलते हैं। ठीक है, सभी ने जवाब दिया। शुरू में विजय उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन गुंजन के ज्यादा फोर्स करने और तुषार का भी जाने का मन था, इसलिए वो चलने के लिए मान गया था। वैसे भी अभी इतना लेट नहीं हुआ था, तो उन लोगों के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद उन लोगों का ग्रुप पास ही के एक बार की ओर बढ़ गया। बार में कुछ देर डांस करने के बाद वो लोग बार के एक प्राइवेट रूम में गए। उस रूम में सिंगिंग के लिए एक माइक और स्पीकर था। फिर सभी लोग वहां सिंगिंग करते हुए मौज मस्ती करने लगे। इस वक्त विजय एक कोने में बैठा हुआ था और गुंजन उसके एक हाथ से चिपकी हुई थी। उसका कोमल और चमकीला शरीर उसके सामने झुका हुआ था। दूसरी ओर तुषार एक माइक्रोफोन पकड़े हुए था और अपने दिल की संतुष्टि के लिए गा रहा था। तुषार सिंगिंग में बहुत अच्छा था। स्कूल टाइम में भी वो स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए सिंगिंग करता था। सिंगिंग के कारण ही अंजलि ने उसे पसंद किया था। इस वक्त तुषार जो गाना गा रहा था उसका नाम था अफसोस करोगे, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ गा रहा था, जैसे उसने इसी सॉन्ग में अपनी पूरी नफरत, गुस्सा और फीलिंग्स बयां कर दी हो। उसका गाना खत्म होते ही सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। विजय भी उसके लिए खुश था और तालियां बजा रहा था। तुषार ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तुषार, यू आर वंडरफुल। गुंजन ने ताली बजाई। नहीं, नो, मैं कहता हूं विजय को भी एक गाना चाहिए, तुषार ने कहा। विजय ने जल्दबाजी में अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं यार, तुम्हें पता है कि मैं नहीं गा सकता। मैं सिंगिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। हाय, इतना विनम्र मत बनो, तुम गा सकते हो। गुंजन, उससे कुछ कहो, जल्दी करो, तुषार ने कहा। कम ऑन विजय, सिंग अ सॉन्ग। गुंजन ने विजय का हाथ खींचा और मधुर आवाज में कहा, ठीक है, तुम दोनों जीत गए। विजय बच नहीं सका, इसलिए उसने माइक्रोफोन लिया और फेयरी टेल सॉन्ग गाने लगा। विजय सिंगिंग में उतना अच्छा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शायद ही कभी सिंगिंग की हो। वो एक गरीब परिवार का लड़का था, तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा वो किसी और एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार जब उसने गाया तो यह थोड़ा अलग था। शुरुआत में उसकी आवाज कर्कश थी और वो धुन को पकड़ नहीं सका। फिर भी बहुत जल्दी
यह ऐसा था जैसे उसे एक एपिफेनी हो गया था, क्योंकि वो अचानक अपनी सांस और लय को कंट्रोल करने लगा था। वो जैसे जैसे गाता जा रहा था, उसके सुर और ताल एक साथ मैच करने लगे। कहने की जरूरत नहीं है कि वो खुद भी पूरी तरह से गाने में डूब गया था। पहले तो कमरे में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी नजरें एक एक करके उसकी ओर मुड़ गईं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रहा है? उन सभी ने अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि विजय के हाथ में माइक्रोफोन है तो वो दंग रह गए। विजय कब से गाने लगा? जब हम लोग स्कूल में थे तो उसने कभी सिंगिंग नहीं की, फिर वो इतना अच्छा कैसे गा रहा है? सभी लोग हैरानी में विजय को गाते हुए सुन रहे थे। तुषार का भी कुछ ऐसा ही हाल था, शायद उनसे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल। उसकी आंखें हैरानी में सॉकेट से बाहर आने वाली थीं। वो विजय को उन सभी से कहीं बेहतर तरीके से जानता था, और वो जानता था कि विजय सिंगिंग में अच्छा नहीं था। अब जब अचानक उसने विजय की सुरीली आवाज सुनी तो उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना अच्छा भी गा सकता था। दूसरी ओर गुंजन ने अपने हाथों को अपने मुंह पर ढक लिया था। वो इस वक्त विजय को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी, जो विस्मय और आराधना के संकेत से चमक रही थी। सॉन्ग खत्म होते ही एक पल के लिए पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट में पूरा रूम गूंजने लगा। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। विजय, तुमने क्यों कहा था कि तुम्हें गाना नहीं आता? यू वर ग्रेट। गुंजन फुल एक्साइटेड थी, और विजय को देखते हुए उसकी नजरें अलग तरह से चमक रही थीं। विजय, कमाल धमाल, तूने तो अचानक धमाका कर दिया यार। तुषार ने उसे एक हाई फाई देते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, इसका मतलब पिछले 3 सालों से तुम पढ़ाई छोड़ सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ है ना? विजय को हल्के से खांसी हुई। फिर उसने माइक्रोफोन नीचे रख दिया और कुछ बार धीरे से खांसने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। उसने कभी भी सिंगिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। सिंगिंग में इतने अच्छे होने का एकमात्र कारण यह था कि उसकी शक्तियों का चक्र बढ़ गया था, और उसका अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर अच्छे से कंट्रोल था। यही वजह थी कि वो हर एक चीज की नकल अच्छे से कर सकता था। टेनिस कोर्ट में भी यही सीन था। वो टेनिस अच्छे से इसलिए खेल पाया था क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले के देखे हुए टेनिस मैचेस को नकल कर लिया था, और उन्हीं में से बेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इसकी तुलना में गाना बहुत आसान था। चलो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि हमें अपना एक सिंगिंग बैंड बनाना चाहिए, फिर हम स्टेज पर अच्छे से परफॉर्म कर अच्छा खासा पैसा छाप लेंगे। तुषार ने चुटकी ली। 1 मोर। गुंजन ने एक गाना और गाने के लिए किया। विजय भी अपनी नई स्किल को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ और गाने गाए। रूम में हर कोई जल्द ही उसकी सिंगिंग से मंत्रमुग्ध हो गया। यहां तक कि माही की भी आंखें चमक रही थीं। इस वक्त जिस विजय को वो देख रही थी, वो स्कूल टाइम वाले विजय से बिल्कुल अलग था। पहले वो चुपचाप और सिंपल तरीके से रहता था, लेकिन अब वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अलग इंसान बन गया था। थोड़ी देर गाने के बाद विजय ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। फिर उसने ड्राफ्ट बियर की एक बोतल ली और उसमें से एक ग्लास पिया। कमरा फिर से जीवंत हो गया। कुछ समय बाद विजय फ्रेश होने के लिए रूम से बाहर निकला। इस वक्त बाहर बार में काफी शोर शराबा था। सभी लोग अपने डांस और ड्रिंक्स में मग्न थे। फिर वो अपना मन हल्का करने के लिए वॉशरूम में गया और हाथ मुंह धोने के बाद ही बाहर निकला। जब वो वापस सिंगिंग रूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि मोहित एक आदमी के साथ डोर पर खड़ा था, जो एक गुंडे की तरह कपड़े पहने हुए था। वो दोनों अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध व्यवहार कर रहे थे। अपराधी ने कुछ निकाला और उसे मोहित को सौंप दिया। मोहित ने सामान लिया और जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल दिया। मोहित जी, आप चिंता मत करो, ये बहुत असरदार है। आप तो इसके बारे में पहले से जानते हैं। आप मेरे पुराने कॉस्ट्यूमर हैं, तो आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, गुंडे ने धीमी आवाज में कहा। मोहित ने सिर हिलाया, अपने बटुए से कैश पैसों का एक बंडल निकाला और उस आदमी को सौंप दिया। फिर वो मुड़ गया और अंदर रूम में घुस गया। विजय ने छिपकर देखा कि वो रूम नंबर 202 में घुसा था। असल में उन लोगों ने 2 रूम बुक किए थे, क्योंकि उन लोगों का ग्रुप बड़ा था। वो दोनों अलग अलग रूम्स में थे। मोहित रूम नंबर 202
और विजय 201 में था। विजय की भौहें कसकर सिकुड़ गई थी। इससे वो थोड़ा परेशान था। वो क्या था? क्या ये ड्रग्स था? लेकिन वो दोनों अलग अलग कमरों में थे, इसलिए उसके पास ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था। इसे भूल जाओ, ये मेरा काम नहीं है, विजय बुड़बुड़ाया और अपने कमरे में लौट आया। आखिर कौन था वो गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी? और क्या सच में मोहित ने कोई ड्रग्स खरीदा था? आखिर मोहित क्या करने की प्लानिंग कर रहा था? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ